आने वाली 1 फरवरी 2026 को एक बार फिर से भारत का बजट पेश होने वाला है। हर साल भारत का बजट पेश होता है और हर साल हमारी नजर सिर्फ इसी बात पर टिकी रहती है कि इस बजट में गरीबों को क्या मिला, गरीबों को कौन कौन सी सुविधाएं मिली, गरीबों को कहां कहां पर छूट मिली। 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश होना है, हमारी नजर एक बार फिर से इसी बात पर टिकी रहेगी। हालांकि कुछ चीजें सामने आ रही हैं, कहां कहां पर राहत मिल सकती है, एक नजर इस पर डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मिडिल ईस्ट की भी इसमें कुछ खबरें हैं, ईरान अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर भी एक नजर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम गाजा से करते हैं। गाजा में एक बार फिर से हो सकता है कि बहुत जल्दी हमले देखने को मिल जाए, क्योंकि इजराइल अमेरिका की नहीं मान रहा है। आपको मैं लगातार बता रहा हूं कि सीजफायर जो हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे, पहला फेज खत्म हो चुका है, कैदियों की अदला बदली हो चुकी है, सहायता के ट्रक भी गाजा के अंदर पहुंचने लगे हैं। अब दूसरा फेज शुरू हुआ और इस दूसरे फेज में ही सारा मामला अटका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक जब दूसरा फेज शुरू होगा तो हमास अपने सभी हथियारों को डाल देगा। हमास अपने हथियार डालकर या तो सरेंडर कर देगा या फिर हमास के जो लोग गाजा छोड़कर दूसरे देश में जाना चाहते हैं, इजराइल उनको निकलने के लिए एक सेफ गलियारा देगा। कुल मिलाकर फाइनल बात यह है कि इस फेज के शुरू होने के बाद इजराइल अब यह मांग कर रहा है कि हमास ने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक हमास को अब हथियार डालने के लिए मजबूर किया जाए, क्योंकि कैदियों की अदला बदली अब खत्म हो चुकी है। जो पहला फेज था सीज फायर का वो खत्म हो चुका है। अब सभी को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमास जल्द से जल्द अपने हथियार डाले। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि कोई गाजा का पुनर्निर्माण नहीं होगा, गाजा को फिर से नहीं बसाया जाएगा, कोई नई शुरुआत नहीं होगी। हमारा धैर्य जो है वो अब खत्म हो चुका है, पहले हथियार डालो, बाकी सारे काम बाद में होंगे। आपको मैं बता चुका हूं कि गाजा पीस प्लान तैयार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके मुताबिक गाजा को फिर से बसाया जाएगा। गाजा को कुछ इस तरीके से बसाने का प्लान तैयार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आए, बहुत सारा रोजगार वहां पर हो। गाजा को एक नए लुक में बसाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं इनका खुद का अपना फायदा जरूर होगा। लेकिन नेतन्याहू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा है। नेतन्याहू का यही कहना है कि हमास को सबसे पहले हटाओ, उसके बाद गाजा में कुछ होगा, क्योंकि नेतन्याहू को शायद ये डर है कि अगर गाजा बस जाता है और हमास हथियार भी नहीं डालता है तो हमास फिर से इजराइल के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। नेतन्याहू ने क्लियर कट ये बात बोल दी कि आसान रास्ता या फिर कठिन रास्ता जैसे भी हो, लेकिन गाजा में ये होकर रहेगा, हमास को हथियार डालने होंगे। इससे एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि हमास को एक बार फिर से हथियार डालने के लिए इजराइल हमले करके मजबूर करेगा और हो सकता है कि इसकी शुरुआत बहुत जल्द नेतन्याहू की तरफ से कर दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात का समझ ही नहीं आता है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। हर जगह पर अपनी टांग अड़ाए हुए हैं और कहीं पर भी फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ईरान के साथ लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नए से नए बयान ईरान को लेकर आते जा रहे हैं। अब 2 शर्तें रखी हैं अमेरिका ने ईरान के सामने कि आप हमारे हमले से बचना चाहते हो तो आपके सामने 2 शर्तें हैं और इसको आपको मानना ही होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप हमारे हमले के लिए तैयार रहें। बाकायदा ये 2 शर्तें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुद ईरान से कही गई हैं। पहली शर्त कि परमाणु हथियार आप नहीं बनाएंगे, जो आप परमाणु प्रोग्राम चला रहे हैं उसको तुरंत बंद करें। दूसरी चीज कि आप अपने प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो गोली चला रहे हैं, आपके देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उन प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद करें। अगर आप ये दोनों काम बंद नहीं करते हैं तो आपके ऊपर हम हमला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में ईरान को धमकाते हुए कहा है कि इस टाइम बहुत बड़े और ताकतवर अमेरिकी जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छा होगा कि हमें इसका इस्तेमाल ना करना पड़े। तो इस तरीके से लगातार ईरान को धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान भी खामोश नहीं बैठ रहा है। ईरानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अकरामी ने कहा कि अगर ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो एक जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं और फिर 2 घंटे के बाद ट्वीट कर सकते हैं कि ये खत्म हो गया है, तो वो गलत है। युद्ध में पूरा इलाका शामिल होगा, ज़ायोनी शासन से लेकर उन देशों तक जहां यूएस के बेस है। कि आप हिम्मत करके तो देखें हमारे ऊपर हमला करने की, जवाब आपको ऐसा दिया जाएगा और इसका जिम्मेदार इजराइल भी होगा और वो देश भी जहां पर आपके बेस बने हुए हैं। शायद इसी डर से दोस्तों यूएई ने पहले ही मना कर दिया है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए। सऊदी अरब ने भी मना कर दिया है। अब खबर आ रही है कि अजरबैजान ने भी मना कर दिया है कि हम अपने देश का इस्तेमाल किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं करने देंगे। खासकर ईरान के ऊपर अगर अमेरिका हमला करेगा, हमारे
एयर स्पेस का इस्तेमाल करके, तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। इसी बात को लेकर ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि कई सारे देश हैं जो इलाके में युद्ध को टालना चाहते हैं, लेकिन इसमें से कोई यूरोपीय देश नहीं है। पूरा यूरोप जो है युद्ध को हवा दे रहा है, एक्टिव है कि कैसे भी करके इस इलाके में युद्ध छिड़े। हालांकि कुछ देश रोकना चाह रहे हैं, लेकिन ये यूरोप के देश नहीं है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने 2 शर्तें जो रखी थी, उन शर्तों को ईरान ने मानने से इनकार कर दिया है। पहली शर्त जो परमाणु बम वाली थी, उसको तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। किसी तरह की कोई बातचीत ईरान अमेरिका से नहीं करेगा। दोस्तों, ईरान के पीछे सिर्फ अमेरिका और इजराइल जैसे देश नहीं है, बल्कि पूरा यूरोप लगा हुआ है। फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि ईरान के अंदर जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ईरान के शासन ने उन प्रदर्शनकारियों का जो दमन किया है, उनको मारा है। इसको लेकर फ्रांस ईरानी अधिकारियों के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। प्रतिबंध लगाने के साथ साथ ईरानी अधिकारियों की संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया जाएगा। ईरान के अलावा जो और देशों में है कुछ अधिकारियों की संपत्ति, उनको फ्रीज करने की बात हो रही है। साथ ही साथ ब्रुसेल्स में कल एक बैठक होने जा रही है। उस बैठक में IRGC को आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल करने का भी फ्रांस समर्थन करेगा। ईरान की IRGC को आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में डालने की तैयारी यूरोप बहुत दिनों से कर रहा है। यूरोपीय संघ जो है, जिसमें 27 से 30 देश शामिल हैं, सभी के सब इस बात का समर्थन करेंगे कि IRGC को आतंकवादियों की लिस्ट में डाला जाए। तो ये जिसे चाहते हैं आतंकियों की लिस्ट में डाल देते हैं, जिस आतंकी को चाहते हैं अपने गले से लगा लेते हैं। फिलहाल ईरान को तोड़ने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आपको मालूम ही है कि ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया है, क्योंकि इंटरनेट की सहायता से मोसाद के जो एजेंट हैं वो काफी अपना काम कर रहे थे और ऑपरेशन चला रहे थे। फिलहाल बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट अभी भी बंद है। अब ऐसे में एलन मस्क पहुंच गए हैं, स्टारलिंक की सेवा दे रहे हैं, लेकिन स्टारलिंक के इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए एक डिवाइस लगाई जाती है। भले ही एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ऊपर सैटेलाइट से इंटरनेट के सिग्नल देती है, लेकिन इंटरनेट चलाने के लिए एक बॉक्स की जरूरत पड़ती है, एक डिवाइस चाहिए होती है। जैसे आप सभी के अगर इंटरनेट लगा होगा, वायर वाला होगा, या अब तो एयर फाइबर भी आ रहा है, तो इसी तरीके से सैटेलाइट से इंटरनेट दिया जाता है स्टारलिंक कंपनी के द्वारा। भले ही देश के अंदर इंटरनेट बंद हो या ना हो, लेकिन सैटेलाइट से इंटरनेट स्टारलिंक की डिवाइस में कनेक्ट होकर इंटरनेट चलता रहता है। तो तकरीबन 51 स्टारलिंक की डिवाइस बॉर्डर पर ईरान की सेना ने जब्त की है। तस्करी करके उनको ईरान के अंदर पहुंचाया जा रहा है। जब डिवाइस ईरान के अंदर पहुंच जाएगी तो उसका इस्तेमाल करके सैटेलाइट से सिग्नल लेकर इंटरनेट चलाना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ईरान को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। आइए अब बजट की बात कर लेते हैं। 1 फरवरी को बजट पेश होना है। खबर ऐसी आ रही है कि हो सकता है कि इस बजट में इनकम टैक्स भरने वालों को थोड़ी सी राहत दी जाए। 13 लाख तक की इनकम पर टैक्स फ्री कर दिया जाए। अब देखते हैं बजट पेश होने के बाद क्या खबर आती है। किसानों को जो इस वक्त 2-2 हजार रुपए की किश्त मिल रही है किसान सम्मान निधि की, उसमें 50% की बढ़ोतरी की जा सकती है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना की जगह 9,000 हो सकती है बजट पेश होने के बाद। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 300 प्लस नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। सरकार की तरफ से ये जो घर घर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, इस सोलर पैनल की सब्सिडी को भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार की तरफ से ये जो आयुष्मान कार्ड की सुविधा चलाई जा रही है, इसमें 5 लाख तक का 1 साल में फ्री इलाज है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, हो सकता है कि इसको बढ़ा दिया जाए। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद और भी कुछ बदलाव हमारे सामने आ सकते हैं। जो कुछ भी होगा सारी चीजों को आपको बहुत डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूंगा। अमीरों को क्या फायदा हुआ, गरीबों को क्या फायदा हुआ, बजट पेश होने के बाद क्या अमीर और अमीर हो जाएगा या फिर बजट पेश होने के बाद गरीब और गरीब हो जाएगा, इन सारी चीजों पर एक नजर हम बहुत आराम से डालने की कोशिश करेंगे जब बजट पेश होगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।